AVP 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश के लिए आज बेहद ही खास दिन है। उत्तर प्रदेश आज अपना 70वां स्थापना दिवस मना रहा है। उत्तर प्रदेश 70 साल का हो गया है। आज ही के दिन 1950 में उत्तर प्रदेश को उसके नाम से नवाजा गया था। पूर्व राज्यपाल राम नाईक की पहल पर पहला स्थापना दिवस मनाया गया था। इस शुभ अवसर पर भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री समेत कई दिग्गज नेताओं ने उत्तर प्रदेश वासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। भारत के राष्ट्रपति ने बधाई देते हुए कहा, अनेक क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करके देश की सबसे बड़ी आबादी वाले इस राज्य ने राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को शक्ति दी। प्रधानमंत्री ने त्याग, परंपरा और संस्कृति की पावन भूमि रहा है। यह राज्य आज आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मेरी कामना है कि चौतरफा विकास की ओर अग्रसर यह प्रदेश यूं ही ऊंचाइयों को छूता रहे। गृह मंत्री ने उत्तर प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जोड़ी संस्कृति, अध्यात्म और धर्म की पावन भूमि उत्तर प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के लिए निरंतर सेवा भाव से काम कर रही है। तो वहीं रक्षा मंत्री ने स्थापना दिवस की बधाइयां देते हुए कहा, प्रदेश में विकास की अपार संभावनाएं हैं, जिन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश और निरंतर समृद्ध और विकसित हो, यही मेरी ईश्वर से कामना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हर्ष और उल्लास से भरे इस दिन पर कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम और लीलाधर श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि का प्रदेश, भारत का हृदय प्रदेश, भारतीय संस्कृति का उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर सभी निवासियों को हार्दिक बधाई। हम आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की संकल्पना को साकार करने हेतु संकल्पित हैं। संसद द्वारा पारित किए गए कृषि कानून के विरोध में किसानों का धरना प्रदर्शन अपने चरम पर पहुंच गया है। कड़ाके की ठंड को झेलते हुए किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान और केंद्र सरकार के मध्य समस्या का समाधान निकालने के लिए 11 दौर की वार्ता हो चुकी है। किसानों के रुख को देखते हुए सरकार ने भी अपना रुख कड़ा कर लिया है। फिलहाल सरकार का ध्यान समस्या का समाधान निकालने की बजाय 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली के आयोजन पर केंद्रित है। ट्रैक्टर रैली से किसान सरकार पर अपना आक्रोश और अपनी मांगों को लेकर अपनी अधिकता व्यक्त करना चाहते हैं। आंदोलनकारी किसान इस वक्त रैली की तैयारियां कर रहे हैं। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगातार भारी संख्या में ट्रैक्टर रैली के लिए लाए जा रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी की रिंग रोड पर रैली निकालने की अनुमति मिली है। परेड निकालने के लिए पंजाब, हरियाणा, यूपी आदि राज्य से करीब 5000 ट्रैक्टर बुलाए गए हैं। हालांकि ट्रैक्टरों के पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है। गृह मंत्री अमित शाह को इस महीने के अंत में बंगाल का दौरा करना है। आपको बता दें, 2 दिवसीय यात्रा के दौरान अमित शाह BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली से मिल सकते हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सौरव गांगुली एंजियोप्लास्टी के बाद घर पर ही स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। बीते लंबे वक्त से गांगुली के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा है। हालांकि बंगाल में युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय दादा ने कभी खुलकर इस बारे में कुछ नहीं कहा। वहीं अब एक बार फिर अफवाहों का बाजार गर्म होता नजर आ रहा है। इस महीने की शुरुआत में जब सौरव गांगुली को हल्का दिल का दौरा पड़ा था, तब बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस के कई दिग्गज नेता कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल में उनका हालचाल जानने पहुंचे थे। बताते चले कि गांगुली BCCI में गृह मंत्री अमित शाह के बेटे के साथ काम कर रहे हैं। सौरभ अध्यक्ष तो जयशाह बोर्ड में सचिव हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर बढ़ती हुई महंगाई को लेकर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा, मोदी जी ने GDP यानी गैस, डीजल, पेट्रोल के दामों में जबरदस्त विकास कर दिखाया है। जनता महंगाई से त्रस्त है, मोदी सरकार टैक्स वसूली में मस्त है। राहुल गांधी तमिलनाडु 3 दिवसीय दौरे पर गए हुए हैं। राहुल गांधी ने त्रिपुरा में बड़ा ऐलान करते हुए कहा, अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो वह GST में बदलाव करेगी। केंद्र में उनकी पार्टी की सरकार बनने पर माल एवं सेवा कर को फिर से नया स्वरूप दिया जाएगा। तमिलनाडु में आगामी चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक माहौल काफी गर्म हो गया है। राहुल गांधी ने तमिलनाडु में चुनाव का प्रचार अभियान प्रारंभ कर दिया है।
प्रचार अभियान का आगाज करते ही राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की अन्य मुद्रा सरकार ने केंद्र सरकार से समझौता कर लिया है। राहुल गांधी जीएसटी को लेकर मोदी सरकार पर काफी हमलावर रुख अपनाए हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, हमारी सरकार सत्ता में आई तो हम जीएसटी में बदलाव करेंगे जिससे आम जनता को फायदा होगा। हम ऐसा जीएसटी देंगे जिसमें सिर्फ एक टैक्स होगा और वह भी बेहद कम होगा। राहुल गांधी ने कहा, जीएसटी की मौजूदा व्यवस्था सही नहीं है, इससे एमएसएमई पर काफी भार पड़ेगा और हमारा आर्थिक तंत्र ध्वस्त हो जाएगा। राहुल गांधी ने कहा, मैं बांग्लादेश या अन्य किसी देश से स्पर्धा में आगे निकलने वाली सोच रखता हूं और स्पर्धा में हम एमएसएमई के माध्यम से ही आगे निकल सकते हैं। आगे राहुल गांधी ने कहा, इस वक्त देश बेरोजगारी, असमर्थता और अव्यवस्था की परेशानियों से जूझ रहा है। देश में रोजगार, सामर्थ्य सब तबाह हो गया है और मोदी सरकार खेती की व्यवस्था को भारत के 5-6 बड़े उद्योगपतियों को देना चाहती है। मायानगरी महाराष्ट्र सचिवालय में सुरक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ी चूक सामने आई है। महाराष्ट्र सचिवालय में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा हस्ताक्षरित एक फाइल में छेड़छाड़ की गई है। छेड़छाड़ भी ऐसी की गई कि ठाकरे के आदेश को ही पूरी तरह बदल दिया। वहीं इस मामले में अब मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें, उद्धव ठाकरे ने पीडब्ल्यूडी अभियंता के खिलाफ विभाग की जांच का आदेश देने संबंधी वाली फाइल पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि बाद में उनके हस्ताक्षर के ऊपर लाल स्याही से लिखा गया कि जांच को बंद कर देना चाहिए। वहीं डीसीपी जोन 1 शशि कुमार मीणा ने कहा कि अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और जाँच की जा रही है। आपको बता दें, इस मामले में पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने कुछ साल पहले जेजे स्कूल ऑफ आर्ट बिल्डिंग में किए गए काम में कथित वित्तीय अनियमितता को लेकर कई पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों के खिलाफ विभाग की जांच की सिफारिश की थी। जांच के दायरे में तत्कालीन कार्यकारी अभियंता नाना पावर भी थे, जो अब अधीक्षण अभियंता बन गए हैं। वहीं महाविकास अघाड़ी यानी एनडीए की सरकार की सत्ता में आने के बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री अशोक चव्हाण ने जांच को आगे बढ़ाया और इसे सहमति के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दिया। हालांकि जब फाइल लौटकर पीडब्ल्यूडी विभाग में आई तो चव्हाण ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि मुख्यमंत्री ने विभाग के प्रस्ताव को बदल दिया है। केंद्र सरकार ने बंगाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में कार्यक्रम का आयोजन किया था। कार्यक्रम में जैसे ही ममता बनर्जी को संबोधन के लिए बुलाया गया, वैसे ही वहां पर मौजूद जुल्मे वाली पार्टी के समर्थक जय श्री राम के नारे लगाने लगे। वहीं इस हरकत से बौखलाई सशक्त नेता ममता बनर्जी ने प्राक्रमी अंदाज में लोगों को कहा कि ये सरकार का कार्यक्रम है, किसी पार्टी का नहीं। किसी को बुलाकर अपमानित करना ठीक नहीं है। आगे उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि सरकार के कार्यक्रम में गरिमा होनी चाहिए। यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। किसी को आमंत्रित करने के बाद अपमान करना शोभा नहीं देता। विरोध के रूप में मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। इतना बोल के वो मंच से चली गई। वहीं शब्दों के खिलाड़ी बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने विश्व भारती के शताब्दी समारोह में जाने से इनकार कर रविंद्रनाथ टैगोर की विरासत को अपमान किया है। नेताजी की जयंती समारोह के अवसर पर अपना भाषण न देकर उन्होंने ऐसा ही किया है। बंगाल अपने आदर्शों की इस अवहेलना को बर्दाश्त नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी है। भारत के विभिन्न राज्यों में आने वाले समय में ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली एनसीआर में सुबह के समय घना कोहरा बना रहेगा, तो वहीं बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बंगाल, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब का हाल भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय राजधानी राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ राज्यों में आगामी 2-3 दिनों में शीतलहर के कारण तापमान में गिरावट की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में आने वाले दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री तक गिर सकता है। मौसम विभाग ने शीतलहर के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए कई जिलों में चेतावनी जारी की है। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक आर.एस. शर्मा के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की आशंका के चलते फिलहाल ज्यादातर राज्यों में दिन का अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी होने के कारण 270 किलोमीटर लंबे जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय मार्ग पर यातायात रद्द हो गया था।
पुलिस उपाधीक्षक शमशेर सिंह के अनुसार जवाहर सुरंग के दोनों सड़क बर्फबारी के कारण फिसल भरे हो गए थे, जिस वजह से 11 बजे वाहनों की आवाजाही को रोकना पड़ा। राष्ट्रीय राजधानी और एनसीआर में कोहरे के चलते विजिबिलिटी 100 मीटर दर्ज की गई, जिस वजह से दिल्ली वासियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पिछले 24 घंटों में दिल्ली का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारत में कोरोना के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 14,849 मामले सामने आए हैं। तो वहीं 155 लोगों ने इस महामारी के कारण अपनी जान गंवाई। 14,849 लोगों के संक्रमित होने के बाद भारत में कुल संक्रमण का आंकड़ा लगभग 1 करोड़ 6 लाख के पार पहुंच गया। तो वहीं मरने वालों की संख्या बढ़कर लगभग 1,53,000 के पार पहुंच गया। 15,948 लोगों ने इस महामारी को मात दी है, जिसके बाद इस महामारी से स्वस्थ होने वाले लोगों का आंकड़ा लगभग 1 करोड़ 3 लाख के पार पहुंच गया। इस समय भारत में एक्टिव केसेस की संख्या 1,84,408 है। अब तक 15,82,201 लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। चीन द्वारा विश्व को दिया हुआ कोरोना महामारी के बीच बर्ड फ्लू का प्रकोप ने नॉन वेजिटेरियन के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। बर्ड फ्लू के चलते नॉन वेजिटेरियंस को इन दिनों अंडा और चिकन खाना सही नहीं लग रहा है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने लोगों और खाद्य व्यवसायियों से आग्रह किया है कि वे घबराएं नहीं, साथ ही सुरक्षित खपत के लिए मुर्गी के मांस और अंडे की उचित हैंडलिंग और अच्छे से खाना पकाने के लिए सुनिश्चित करने को कहा है। FSSAI ने खुदरा मांस की दुकानों पर और उपभोक्ताओं द्वारा पोल्ट्री मांस को संभालने या संसाधित करने में सावधानी बरतने का सुझाव दिया है। अधपके अंडे और चिकन खाने से बचें। FSSAI की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि पोल्ट्री मांस और अंडे खाने के लिए सुरक्षित हैं और कोई महामारी विज्ञान डेटा नहीं कहता कि पका हुआ मांस खाने से बर्ड फ्लू हो सकता है। केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि बर्ड फ्लू के खतरे के दौरान लोग अधपके अंडे और चिकन खाने से बचें। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर हजारों लोगों ने साप्ताहिक प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों ने भ्रष्टाचार के आरोपों पर उनके इस्तीफे की मांग की। नेतन्याहू पर अरबपति सहयोगियों और मीडिया से जुड़े 3 मामलों में रिश्वत लेने, धोखाधड़ी और विश्वासघात करने के आरोप तय किए गए हैं। हालांकि उन्होंने कुछ भी गलत करने से इनकार किया है। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू पर कोरोना महामारी से निपटने में लापरवाही का भी आरोप लगाया है। यरूशलेम में प्रधानमंत्री के आवास के पास पिछली गर्मियों से हर हफ्ते विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी जमा होकर नेतन्याहू विरोध नारे लगाते हैं। इस साल मार्च में इजराइल में फिर चुनाव होने वाले हैं। देश में 2 सालों के भीतर यह 4था चुनाव होगा। शनिवार तक 9 मिलियन 90 लाख आबादी वाले इजराइल में 2.5 मिलियन से अधिक लोगों को कोरोना वायरस का पहला टीका लगा दिया गया है। यह विरोध प्रदर्शन देश में तीसरे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बीच किया गया। देश में महामारी बढ़ने पर हाल ही में तीसरी बार लॉकडाउन लगाया गया है और स्कूलों को बंद कर दिया गया। महामारी से निपटने के लिए टीकाकरण अभियान चल रहा है। इधर भ्रष्टाचार के आरोप में नेतन्याहू के खिलाफ इसी हफ्ते ट्रायल शुरू होने वाला था, लेकिन महामारी के चलते इसे अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया।